चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज शुरू करते हैं चौथा पाठ। चौथा पाठ जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। ये निबंध है एक तरीके से और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है ये चौथा पाठ संस्कृत में। देखिए हम लोग ज़्यादातर संस्कृत में ऋषि मुनियों के बारे में पढ़े हैं, उनके बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि बहुत सारी लेखिकाएं, बहुत सारी ऋषियां भी रही हैं जिन्होंने संस्कृत के बारे में अच्छा खासा उन्होंने पढ़ाई किया है और अच्छा खासा उन्होंने लिखा भी है। तो उसी के बारे में इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ लिखता है कि समाजस्य यानम पुरुष है नारी भिश्च चलती, यानी कि समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष के साथ साथ नारियों के द्वारा भी चलती है। अकेले तो चल नहीं सकती, केवल पुरुष इसको आगे नहीं बढ़ा सकता और केवल नारी भी इसको आगे नहीं बढ़ा सकती। तो पुरुष और नारी दोनों के मिलन से ही ये आगे चल रही है इसकी गाड़ी, इसकी समाज की। समाज दोनों से मिल के बन रहा है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, और साहित्य में भी उभयो मतलब होता है दोनों का, तो साहित्य में भी दोनों का बिल्कुल समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते, और आज के समय में भी हर भाषा में अगर देखा जाए, साहित्य रचना में अगर देखा जाए तो स्त्रियां जो हैं वो तत्पर हैं, आगे हैं और उन्होंने यश भी प्राप्त किया है। बहुत सारे भाषाओं में यश भी उन्होंने प्राप्त किया है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। तो साहित्य जो ग्रंथ है, साहित्य जो है संस्कृत का, उसमें भी महिलाओं का न्यून अधिकम यानी कम और अधिक दोनों ही मिलकर के योगदान रहा है। पाठे अस्मिन प्रसिद्धानाम लेखिका नामेव, जो प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। येन साहित्य निधि पूर्णे ताशाम योगदानम ज्ञायते। तो यहाँ पर हम लोग जो है उनके योगदान के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि विपुल संस्कृत साहित्यम, देखिएगा ध्यान से कहाँ लिखा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख जाएगा विपुलम संस्कृत साहित्यम। विपुल मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत ही बड़ा विशाल संस्कृत साहित्य। उसमें विभिन्न जो कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम, यानी विशाल जो हमारा संस्कृत साहित्य है वो विभिन्न तरह के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा वो संवर्धित है, उनको पोषण मिला है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन। तो वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्य रचना के विषय में इसको संरक्षण मिला है। किससे मिला है? पुरुषों से तो मिला ही है, तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधान, साथ साथ में स्त्रियों द्वारा भी इसको अच्छा खासा इसको संवर्धन संरक्षण मिला है। वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, कि वैदिक काल के समय में भी अगर देखा जाए ना, वैदिक काल के समय में तो उसमें जो ऋषि ही केवल मंत्रों का के दर्शक नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएं भी मंत्रों की उत्पत्ति की, जैसे बहुत सारे मंत्र हैं उसको ऋषियों ने जोड़ करके बनाया है। अभी के समय में जो वैज्ञानिक हैं, जिनका हम लोग वैज्ञानिक नाम सुनते हैं, पहले के ज़माने में ऋषि हुआ करते थे। और जैसे अभी वैज्ञानिक जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं बड़े बड़े वो रिसर्च करते हैं, उसी तरीके से पहले ऋषि रिसर्च करते थे। और मंत्रों पर, जैसे गायत्री मंत्र बना हुआ है ओम भूर्भुवः, आप सब जानते हैं उसको, तो वो भी एक प्रकार के रिसर्च से ही बना है कि उसको पढ़ने के बाद हमारा क्या होता है, तो हमारे अंदर जो 24 ग्रंथियाँ हैं उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएँ जो थीं वो भी उसको उन्होंने मंत्र में अपना योगदान दिया है। ऋग्वेदे, ठीक है, चतुर्विंशति, यानी ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो 24, ऋग्वेद में कितना? 24। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कितनी स्त्रियां का वर्णन है, तो 24। व पंच ऋषि का जो है वो अर्थववेद में, और यहाँ पे दिया है अर्थववेद, हाँ, चतुर्विंशति अर्थववेद पंच लिखा है ना, तो अर्थववेद में 5 ऋषिकाएँ का वर्णन मिलता है।
मंत्र दर्शनावर्त्यो निर्देशयति, और उन्होंने मंत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था 5 स्त्रियों ने, जिनका नाम भी दे दिया यहाँ पे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभृणी। आप इसको एकदम रट जाइएगा, इसका ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, बार बार पूछता है कि 5 स्त्रियां जो अर्थववेद में थी उनका नाम बताइए। तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और क्या होगा, वागंभृणी। ठीक है, ये 5 स्त्रियां थीं। आगे कह रहा है कि बृहदारण्यकोपनिषद, उपनिषद के बारे में हम बताए थे आपको, फर्स्ट ही चैप्टर में बताया गया था। तो बृहदारण्य उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क की जो पत्नी थी वो कौन थी, मैत्रेयी। ध्यान से पढ़िएगा, याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मत्वम शिक्षति। तो याज्ञवल्क की जो पत्नी थी बृहदारण्य उपनिषद में, वो क्या थी, तो एक दार्शनिक थी, दार्शनिक, फिलोसफर जो बोलते हैं आज के समय में, तो दार्शनिक थी, फिलोसफर थी। और उसमें वर्णित है कि वे याज्ञवल्क को, यानी अपने पति को, आत्मत्वम शिक्षति, आत्मा के बारे में शिक्षा उन्होंने दिया था। याज्ञवल्क की पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी। मैत्रेयी का पति का नाम क्या है, याज्ञवल्क। और याज्ञवल्क की पत्नी उसको किस चीज़ के बारे में शिक्षा दी थी, आत्मत्वम। इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछता है। और किस उपनिषद में, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो ये जो एक लाइन है ये बहुत ही बेस्ट लाइन है और इसको जरूर याद रख लीजिएगा। जनकस्य सभा या शास्त्रार्थ कुशला गार्गी। जनक की सभा में एक बहुत ही बड़ी शास्त्र, कौन जनक, वही जनक है ना, राम जी के पत्नी के पिताजी है ना, यानी सीता माता के पिताजी। ठीक है, तो उन्हीं की सभा में गार्गी नाम की एक वचकन्वी तिष्ठति, यानी कि एक बहुत ही अच्छी जो संस्कृत की जानकार थी और शास्त्रों का जानकारी थी, वो गार्गी नाम था उनका, वो भी वहाँ पर बैठती थी उनके सभा में, यानी पुरुषों के सभा में महिला भी बैठती थी, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही बैठते। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभते। और जो महाभारत है उसमें भी हम लोग ढेर सारे वेदों के बारे में भी हम लोग सुलभ ही वर्णन मिल जाता है। सुलभ ही वर्णन मिल जाने का मतलब यानी ढेर सारी ऐसी स्त्रियां रही हैं जिनके बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ देखिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवित्रीणाम सार्धशततम पद्यानि स्फुट रूपेण स्थितो लभन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, यानी कि पूरा जो संस्कृत साहित्य है ना, उसमें ४४ कवित्री, यानी कि लगभग ४४ यानी कि 2400 लगभग कवित्री, सार्धशतक पद्यानि, सार्धशतक होता है कितना, लगभग 1500, मान सार्धशतक मतलब लगभग, ऐसे में 500, लगभग सार्धशतक मतलब 1500 होगा। 1500 पद्यानि स्फुट रूपेण स्थितो लभन्ते, मतलब 1500 से अधिक भी पद्य जो है पद्य के रूप में उन्होंने लिखा है। पद्य मतलब जो कविता के रूप में होता है उसको पद्य कहते हैं, और गद्य जो कहानी के रूप में होता है उसको गद्य कहते हैं। तो गद्य पद्य आप समझ गए होंगे, है ना। तासु विजयांका प्रथम कल्प वर्तते, और उसमें विजयांका जो थी उनको प्रथम कल्प के रूप में माना गया। विजयांका किस कल्प की थी, तो प्रथम कल्प की थी, याद रखिएगा। सा च श्याम वर्ण सिद्धि थी, और वो किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। सांवली किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। कौन थी, विजयांका। विजयांका किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। इसको जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि स च श्याम वर्ण सेति पद्यानेन स्फुट भवती, स्फुटी भवती। और उन्होंने कहा भी है, क्या कहा है, तो नीलोत्पल दल श्यामम विजयांकाम जानता, यानी नीलोत्पल दल के समान जो विजयांका थी उनको जाना जाता था। वृथेव व्यर्थ ही दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। दंडी ने उन्हें क्या कहा था, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। कौन, किसको, विजयांका को। जबकि विजयांका क्या थी, तो श्याम वर्ण की थी, लेकिन दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। किस चीज़ में, तो संस्कृत साहित्य में और संस्कृत ग्रंथों की जो लिखावट था उनमें। अब वो किस भाषा में लिखती थी, स्फुट रूप। स्फुट रूप देखिए, स्फुट रूप क्या होता है कि जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड को मिला करके लिखना, उसको स्फुट रूप में कहते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता था। जैसे देखिए यहाँ पर
आपको ढेर सारा ऐसा वर्ड मिल जाए, जैसे नीलोत्पल दल श्यामम है ना, इसमें 3-4 वर्ड को एक साथ घुसा करके लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं स्फुट रूप। नीलोत्पल यानी नीला, उत्पल, दल, श्यामम, ये 4 वर्ड मिला करके एक मिला दिया ना, तो इसको स्फुट रूप में कहते हैं हम। तो इस तरीके से वो लिखती थी, इसलिए उनको सर्वशिक्ला सरस्वती कहा गया। तस्या काल अष्टम शतक मृत्यु नियते, उनका काल कौन सा था, तो अष्टम शतक में 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में उनका काल था। किसका, विजयांका का काल कौन सा था, तो अष्टम शतक, याद रख लीजिएगा। चालुक्य वंशसीय चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मान्यते। और उसके बाद क्या हुआ कि चालुक्य वंश के काल में, वो तो 8वीं शताब्दी में मिल गया, फिर चालुक्य वंश के समय में चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिकैव, चंद्रदित्य राजा थे और उनकी रानी, रागी मतलब होता है रानी, तो चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका थी और उनको क्या कहा जाता था, तो उनको विजयांका, बहुत सारे लोग उनको विजयांका मानते थे। विजयांका यहाँ लिखा था, मिटक गया, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या नाम था उनका, विजयांका, उनको भी विजयांका कहते थे। किसको, चंद्रदित्य थी नहीं विजयांका, विजयांका तो वो पहले वाली थी श्याम वर्ण की, जिसको दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा था। ये चंद्रदित्य की रानी थी विजय भट्टारिकैव, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से संस्कृत साहित्य को लिखती थी, इसलिए उनको भी लोग विजयांका कहते थे, बहु मान्य थे, बहुत सारे लोग कहते थे। किंच शिल्ला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। तो इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है नाम सबका, शिल्ला भट्टारिका हो गई, देव कुमारिका हो गई, भद्राम्बा हो गई, ये सारे दक्षिण भारतीय की बहुत ही अच्छी लेखिका मानी जाती थी, जो कि स्वस्फुट रूप में प्रसिद्ध थी, लिखने के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विजयनगर राजस्य नरेशा, तो अब कह रहा है कि विजयनगर के राज्य के नरेश, यानी कि नरेश मतलब राजा, समझ गए ना। तो विजयनगर राज्य के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव, तो संस्कृत भाषा का संरक्षण करने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, ठीक है। तेषाम अंतःपुरे संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन, और उनके अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब उनके जो राज्य था, उनका राज्य था, उस राज्य में संस्कृत रचना के कुशल राजा, कुशल लोग वहाँ पर रहते थे, क्योंकि उन्होंने इसकी संरक्षण किया, इसका कंजर्व किया कि लोग जो हैं वो आएँ और हमारे राज्य में रहें और संस्कृत भाषा में लिखें, संस्कृत को समझें, संस्कृत को आगे बढ़ाएं, ठीक ना। तो किन्होंने किया, तो विजयनगर के राजा ने किया। कंपन राजस्य चतुर्दशक शतक, अब देखिए ये चतुर्दश शतक यानी कि 14वीं शताब्दी, अभी हमने 8वीं शताब्दी के बारे में जिक्र किया था, ये कौन सी शताब्दी की बात हो गया, 14 शताब्दी में क्या हुआ कि कंपन राय नाम की एक की रानी थी। कंपन राय राजा हो गए तो उनकी रानी थी, रागी मतलब रानी होती है, तो कंपन राय की रानी थी कौन, कंपन राय की रानी कौन थी, गंगा देवी, यहाँ है गंगा देवी। उन्होंने मधुरा विजयम इति महाकाव्य, उन्होंने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की। स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित, तो उनके विजय घटना पर वो आश्रित है। क्या क्या विजय घटना पर आश्रित है भाई, तो मधुरा विजयम जो काव्य है, महाकाव्य है, वो इस गंगा देवी के पति यानी कि कंपन राय जी जो थे, कंपन राय जी, तो इन कंपन राय के उस पर था क्या, बेस्ट, उसी पे बेस्ट था। तत्र अलंकारणाम संनिवेश आवर्जको, तो वहाँ पर तत्रा अलंकरणाम संनिवेश आवर्जको वर्तते, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये अलंकारों का प्रयोग किया गया उसमें। तस्मिनेव राज्ये षोडश शतक के शासनम कुर्वतः, और उसी राज्य में षोडश शतक में यानी कि 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुमलांबा,
वरदाम्बिका परायण नाम का प्रौढ़ बहुत ही बड़ा चंपू काव्य की रचना करी। किसकी? तो चंपू काव्य की रचना की कौन? तिरुमलांबा ने। वरदाम्बिका परिणय, ये वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य का रचना की। चंपू काव्य मतलब वही एक ऐसा काव्य होता है ना जिसमें ढेर सारे कॉमेडीज वगैरह होते हैं, तो वो उनको कह सकते हैं आप चंपू काव्य। तो उसकी रचना की अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद्य विन्यासेन च इति शोभते। उसमें जो है संस्कृत गद्यांश की छठा समस्त पदावल्य, और उसी के बारे में ये यहाँ पे बता रहा है कि उस छठा समस्त पद अभी आपको बताया ना कि एक साथ 3-4 शब्द को मिला करके समस्त पद बन जाता है, तो उसी तरह के पदों का उन्होंने उसमें अच्छे तरीके से जिक्र करके लिखा था, जो कि बहुत ही शोभनीय था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। और संस्कृत साहित्य में जब भी आप देखेंगे तो इस तरीके के दीर्घतम बड़े बड़े जो समस्त पद हैं वो आपको अनेकों जगह मिल जाएंगे। इस बुक में तो भी ढेर सारे दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत साहित्य एक साथ मिला के लिखा, तो इस तरीके के आपको मिलेंगे। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बहुत ही बेस्ट पैराग्राफ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बेस्ट मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें इतना सारा क्वेश्चन बनता है ना, आप पूछिए मत। देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर इसी में सीधे दिखाता हूँ। कैसे? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो पहला ही लाइन, विजयनगर राजस्य नरेश, ठीक है। विजयनगर राजस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय। किस नगर के नरेश जो थे वो संस्कृत भाषा का संरक्षण किए? तो आप क्या कहिएगा? विजयनगर के राजा कहिएगा ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। उसके अंतःपुर में संस्कृत रचना कुछ, ये तो ठीक है। यहाँ से देखिए, कंपन राय की रानी कौन थी? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गंगा देवी। और गंगा देवी ने किस महाकाव्य का रचना किया था? तो मधुरा विजयम। ये भी आपको याद रखना है। कंपन राय की रानी गंगा देवी, और गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम। अब किस पर बेस्ड था? तो उनके स्वामिनो यानी उनके पति के विजय घटना पर। विजय घटना मतलब कहीं गए थे मदुरै में लड़ाई करने के लिए, तो वहाँ से जीत करके आए, ठीक है। तो उसी पर ये बेस्ट है। उसके बाद है कि उसी राज्य में कौन से 16वीं शताब्दी भी याद रखना है। 16वीं शताब्दी में कौन था? तो अच्युत राय राजा हैं, उनकी रानी अच्युत राय की रानी का नाम तिरुमलांबा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है कि अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तो तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा ने क्या लिखा? तो वरदाम्बिका परायण नाम का चंपू काव्य। क्या लिखा था तिरुमलांबा ने? तो वरदाम्बिका परायण नाम का। यहाँ पे लिखता है वरदाम्बिका परायण किसने लिखा? तो क्या कहिएगा? तिरुमलांबा ने लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करके पढ़ लेना है। समझ गए? देखिए अब ये देखिए, यहाँ से हम लोग आधुनिक काले, अभी के समय की बात कर रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकों में पंडित क्षमा राव जो है 1890 में जन्म हुआ, 1953 में गुजर गई। तो पंडित क्षमा राव जो थी, उन्होंने नामधेया विदुषी अति प्रसिद्ध है। ये बहुत ही प्रसिद्ध विदुषी थी, यानी कि संस्कृत में बहुत ही विदुषी मतलब होता है कि क्या होता है कि बहुत बड़ी जो विद्वान होते हैं उनको कहते हैं विदुषी ना। तया स्वपितु शंकर पांडुरंगस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर चरित्रमिति रचितम। और उन्होंने अपने ही स्वपितु मतलब उनके अपने पिता जो थे उनका नाम था शंकर पांडुरंग। तो शंकर पांडुरंग पंडितस्य जो थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर, उनके जीवन के बारे में लिखा, जिसका नाम रखा शंकर चरितम, ठीक है। उनके जीवन को लिखा, ठीक, किसमें? संस्कृत भाषा में। फिर गांधी दर्शन प्रभाविता, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता नाम का, फिर मीरा लहरी नाम का, फिर कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, इन सभी ग्रंथों को उन्होंने लिखा। किसने लिखा? पंडित क्षमा राव ने लिखा, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको दे सकता है और कह सकता है कि इसने ये वाला कथा मुक्तावली जो है वो किसने लिखा?
तो पंडित छमाराव ने। मीरा लहरी किसने लिखा? तो पंडित छमाराव। ठीक है। शंकर चरित्रम किसने लिखा? तो पंडित छमाराव। और शंकर चरित्रम किसके जीवन चरित्र पर लिखा गया है? तो शंकर पांडुरंग पंडितस्य, है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि अनेकान गद्य प्रंथ, इस तरीके से बहुत सारे गद्य और पद्य, मतलब पद्य अगर होगा तो काव्य हो जाएगा, गद्य हो गया तो गद्यांश टाइप का हो जाएगा, वो उस तरीके से लिखा। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्य पुरयंती। तो आज के समय में भी अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं पुष्पा दीक्षित वनमाला हैं और भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो संस्कृत साहित्य को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। समास विग्रह यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, पढ़ लेने से एक बार अच्छा रहता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर की देखिए, अब सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विपुलम किम अस्ति। विपुल क्या है? आपको बताया ना, संस्कृत साहित्य है। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, कौन उसको संवर्धित करता है? तो क्या केवल पुरुष या केवल स्त्री? दोनों, है ना। काव्य नाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधान। तो काव्यों की रचना संरक्षण में किसका योगदान है? गंगा देवी की किम महाकाव्यम अरेच। देखिए, पूछा ना कि गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी, अभी आपको जस्ट बताए थे ना। चलिए दिखा देते हैं एक बार, एक ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसके बाद नहीं दिखाएंगे, है ना। गंगा देवी जो थी वो यहाँ है, कहाँ है गंगा देवी? तो गंगा देवी देखिए यहाँ पर है, गंगा देवी मधुरा विजयम दिया है, समझ गए। तो गंगा देवी मधुरा विजयम नाम की जो है उसकी रचना की। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? हाँ, पता है? तो लिखिए कौन प्रसिद्ध है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लभ्यन्ते इंद्राणी, इस सब का अर्थ क्या होता है सब आपको बता दिए हैं और शब्दार्थ में मिल जाएगा। एक पद उत्तर में देखिए, कस्मिन युगे मंत्रणाम दर्शिका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका। तो किस युग में? वैदिक युग में क्या और दूसरा भी कोई युग था? तो उस युग में जिसमें ऋषि और ऋषिका दोनों ही हाँ। तो वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। वागाम्भृणी बताइए, कुत्र ऋषिका कहाँ की ऋषि थी? ऋग्वेद या अथर्ववेद? याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत, अभी बताए थे। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। ठीक है। कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वचकन्वी, किसके सभा में बैठती थी गार्गी? जनक जी, यानी राम जी के पत्नी के पिताजी। लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणाम प्रथमा कल्पा वर्तते। किसका जो था वो प्रथम कल्प की थी? विजयांका थी। लौकिक संस्कृत साहित्य कियती नाम कवित्री नाम वर्णन, कितने कवित्रियों की वर्णन की गई है बताइए। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? पता है? तो बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फिल द ब्लैंक्स आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य, इस पर पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ केवल। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वर्तते निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएँ थी जो मंत्र दर्शन, कितनी ऋग्वेद में कितनी थी और अथर्ववेद में कितनी थी, दोनों आप याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, किस रूप में उनका वर्णन किया गया? श्याम रूप में। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षा थी, तो याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य को वो किस चीज़ की शिक्षा दी थी? आत्मत्वम, आत्मा की शिक्षा दी थी। ठीक है, आत्मा की शिक्षा दी थी। विजयांका वर्ण का आसित, क्या था उसका वर्ण? हाँ, श्याम वर्ण की थी ना। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य की रचना की? तिरुमलांबा जो थी वो किस चंपू काव्य की रचना की बताइए। शंकर चरित्रम यदि जीवन चरित्र रचयिता के, शंकर चरित्रम आपको बताए थे पंडित छमाराव जी। पंडित छमाराव जी जो थी वो
लिखी थी शंकर चरितम। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया यहाँ पर अब समाप्त, और हम भी समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।